डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हम पहले स्टार्ट ही करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कैसे डिफाइन करते हैं। नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करने के लिए हमें एक चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए, वो है एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे तभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहले हम फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफ़ाइन करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। नाउ सी, अगर मेरे पास यहाँ पे मैं वाटर ले रहा हूँ, वाटर, और मैं यहाँ पे शुगर ले रहा हूँ, शुगर, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ डायमंड, डायमंड, और एक चीज़ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, दैट इज सैंड प्लस शुगर, और मैं सैंड और शुगर ले रहा हूं यहाँ पे। नाउ सी, अगर मेरे पास ये वाटर प्योर है और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी पढ़ना चाहूँगा, ये हमें प्रॉपर्टीज दिखाएगा H2O की, H2O की प्रॉपर्टीज दिखाएगा ये। अगर आप यहाँ पर भी इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, ये भी H2O की ही होंगी। अगर यहाँ पे प्रॉपर्टीज आप देखेंगे वो भी किसके होंगे, H2O की। तो अगर ये हर जगह पर H2O की ही प्रॉपर्टीज दिखा रहा है तो हम इसको कहेंगे अभी ये प्योर है, फिर देन इट इज प्योर। इज क्लियर? सो इट इज प्योर, इन फैक्ट इट्स ए प्योर मटेरियल। तो अगर आप देखिए, आप शुगर की बात करेंगे, अगर आप शुगर को देखेंगे, एक्चुअली ये हमें प्रॉपर्टीज दिखाएगा C12H22O11 की, और जहाँ पर भी आप प्रॉपर्टीज देखेंगे वो इसी पार्टिकल की होंगी। आप यहाँ पर भी यहाँ पर शुगर की प्रॉपर्टीज अगर देखेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी C12H22O11 की। यहाँ पर अगर प्रॉपर्टीज देखेंगे इसी पार्टिकल की होंगी, यहाँ पर भी देखेंगे इसी पार्टिकल की होंगी। और अगर ये थ्रू आउट सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, सो इट इज ऑल्सो प्योर। तो फिर ये शुगर, ये भी एक प्योर है। नाउ सी, अगर हमारे पास डायमंड है तो अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, ये हर जगह प्रॉपर्टीज दिखाएगा कार्बन की, हर जगह। तो अगर ये कार्बन की ही प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, सो इट इज ऑल्सो प्योर। क्लियर? नाउ अब आप ये देखिए, अगर हमने सैंड और शुगर को लिया है, अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, अगर आप हमने ये मिक्स करके रखा है, ये आपको प्रॉपर्टीज दिखाएगा सैंड की भी, दैट इज SiO2 सिलिका, और ये आपको प्रॉपर्टीज दिखाएगा C12H22O11 पार्टिकल्स की भी। मतलब ये एक तो SiO2 की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है और C12H22O11 की प्रॉपर्टीज भी दिखा रहा है। मतलब ये फिर प्योर नहीं है। और अगर ये प्योर नहीं है, इसको क्या हम बोलेंगे फिर मिक्सचर। तो ये है फिर हमारे पास मिक्सचर, ये है फिर हमारे पास मिक्सचर। और ये जो
तीनों की जो मैं एग्जांपल मैंने दी है, इनफैक्ट दे रिप्रेजेंट प्योर मटेरियल। तो ये तीनों प्योर मटेरियल हैं, क्योंकि ये तीनों, अगर आप वाटर देखेंगे, ये हर जगह H2O पार्टिकल्स की ही प्रॉपर्टीज दिखा रहा है हर कहीं पे। तो अगर ये हर कहीं पे H2O की ही प्रॉपर्टीज दिखा रहा है तो ये प्योर है। अगर शुगर C12H22O11 पार्टिकल्स की ही प्रॉपर्टीज हर जगह दिखा रहा है तो ये भी प्योर है। और अगर ये डायमंड सिर्फ कार्बन की ही प्रॉपर्टीज दिखा रहा है तो ये भी प्योर है। मगर यहाँ पे हमने सैंड और शुगर को लिया है, ये सैंड की भी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है और ये शुगर की भी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, तो हम इसको प्योर नहीं कहेंगे। तो ये क्या है फिर? मिक्सचर। नाउ अब आप, ये तो मैंने कहा ये मिक्सचर है, ये क्या है? प्योर मटेरियल। मगर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये तीनों प्योर मटेरियल है, मगर इन तीनों में से ये जो वाटर और शुगर है, वाटर और शुगर जो है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे वाटर और शुगर, ये बना है एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ एटम्स का। मतलब अगर आप यहाँ पे वाटर देखेंगे, ये प्योर है, मगर ये बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अगर आप शुगर को देखेंगे, ये भी प्योर है, मगर ये बना है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। इसके बावजूद अगर आप ये देखेंगे डायमंड, ये भी प्योर है, मगर ये बना है एक ही किस्म के एटम्स का, दैट इज कार्बन। वो प्योर मटेरियल, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, वो प्योर मटेरियल, वो प्योर जिसमें एक ही किस्म के पार्टिकल्स हों, जो बना है एक ही किस्म के एटम्स का, इस प्योर मटेरियल को हम बोलते हैं एलिमेंट। फिर ये एलिमेंट है, इसको बोलते हैं एलिमेंट। सो एलिमेंट क्या है फिर? ये एक प्योर मटेरियल है जो बना होता है एक ही किस्म के एटम्स का। और अगर आप ये देखेंगे, ये भी प्योर मटेरियल है, मगर ये बना होता है एक से ज़्यादा किस्म के एटम्स का। यहाँ पे देखिए ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स का बना है ये। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है। तो वो प्योर मटेरियल जो एक से ज़्यादा किस्म के एटम्स का बना है, या एक से ज़्यादा किस्म के एलिमेंट्स का बना है, उस प्योर मटेरियल को हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। तो इसको बोलेंगे, इन दो को, इनको बोलेंगे हम कंपाउंड। तो इस तरह से ये कंपाउंड है और ये एलिमेंट है। इस तरह से अब हम ये कहेंगे, अब कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड एक प्योर मटेरियल होता है। प्योर मटेरियल मतलब जो थ्रू आउट सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाएगा, मगर बना होता है एक से ज़्यादा किस्म के एटम्स का। ठीक है ना? नाउ आई विल रब इट। तो अगर हम यहाँ पे फिर डिफाइन करना चाहेंगे, तो अगर हम पहले एलिमेंट देखेंगे, सो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज ए प्योर मटेरियल, इट्स ए प्योर मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, एलिमेंट इज ए प्योर मटेरियल या सबस्टेंस containing only one kind of atoms, containing only one kind of atoms। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, containing only one kind of atoms, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है डायमंड की। सो डायमंड एक एग्जांपल है एलिमेंट की, डायमंड। इसी तरह से ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी सिर्फ कार्बन का ही बना होता है, कार्बन एटम्स का बना होता है, तो ग्रेफाइट भी एलिमेंट की एक एग्जांपल है। इसी तरह से अगर हमारे पास कॉपर है, प्योर कॉपर, सो वो एक एलिमेंट है। इसी तरह से आयरन,
सो दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स। नाउ अब हम कंपाउंड के बारे में, जो हमारा इनफैक्ट आज का टॉपिक है वो रिलेटेड है विथ कंपाउंड्स, तो कंपाउंड के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। नाउ सी, अगर आप यहाँ पर ही देखेंगे, कंपाउंड भी क्या है, एक प्योर मटेरियल है। कंपाउंड भी प्योर मटेरियल है, ये बना होता है एक से ज़्यादा किस्म के एटम्स का या एलिमेंट्स का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंपाउंड इज अ प्योर मटेरियल। और मैंने अभी कहा कि प्योर मटेरियल मतलब ये हर जगह एक ही किस्म की प्रॉपर्टीज दिखाएगा, हर जगह पे थ्रू आउट इट विल शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी वो सिर्फ H2O की होंगी, मतलब ये प्रॉपर्टीज दिखाएगा सिर्फ H2O की हर जगह पे, तो फिर ये प्योर है। ये हर जगह पे, ये जो शुगर है ये हर जगह पे किसकी प्रॉपर्टीज दिखाएगा, C12H22O11 हर जगह पर। तो फिर शुगर भी क्या है, प्योर। सो कंपाउंड इज ए प्योर मटेरियल containing 2 or more kind of atoms या और एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल तो हम वाटर एक कंपाउंड है, वाटर। इसी तरह से मैंने शुगर की बात की, शुगर भी एक एग्जांपल है कंपाउंड की। इसी तरह से अगर आप यूरिया देखेंगे वो भी एक एग्जांपल है कंपाउंड की। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, etc. So they are all examples of compounds. Now I will rub this part now. चूंकि हमारा जो टॉपिक है वो कंपाउंड से ही रिलेटेड है, तो कंपाउंड के बारे में ही हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अब जो कंपाउंड होता है, इनफैक्ट जैसे कि मैंने आपने अभी एग्जांपल देखी है वाटर। सो वाटर इज ए कंपाउंड। और अगर आप देखेंगे ये जो कंपाउंड होता है H2O वाटर, इसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं वो होते हैं इन फिक्स्ड रेशो बाय मास। एक कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं वो होते हैं इन फिक्स्ड रेशो बाय मास। मतलब अगर आप कोई भी कंपाउंड ले लेंगे, चलो यहाँ पे हम वाटर की ही बात करेंगे। यहाँ पे वाटर में हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स होते हैं, वो कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के 16 पार्ट से इन टर्म्स ऑफ मास। मतलब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रेशो है वो होता है 1:8 इन टर्म्स ऑफ मास। तो कंपाउंड की एक और प्रॉपर्टी ये भी होती है कि जो भी आप कंपाउंड ले लोगे, एक तो वो प्योर होगा, कंपाउंड प्योर मटेरियल है, और दूसरी बात उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होंगे वो उसमें होते हैं इन फिक्स्ड रेशो बाय मास। मतलब अगर आप वाटर कहीं से भी लाओगे, that water will always contain hydrogen and oxygen in 1:8 ratio in terms of mass। चाहे आप ये वाटर, अगर हम ये वाटर सी से ले लेंगे, अगर हम सी वाटर ले लेंगे, या अगर यही अगर सी वाटर हम ले लेंगे तो सी वाटर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:16 होगा या 1:8 इन टर्म्स ऑफ मास। अगर आप रिवर वाटर ले लेंगे, रिवर वाटर, तो इसमें भी, उस वाटर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यही रेशो होगा। और अगर आप ये वाटर बनाओगे बाय केमिकल रिएक्शन, अगर आप केमिकल रिएक्शन के ज़रिए बनाओगे
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर हमें वाटर देते हैं। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे ट्वाइस, इट इज़ ट्वाइस। अगर आप ये वाटर भी देखोगे, वहाँ पर भी इस वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशो होगा वो होगा 1:8 इन टर्म्स ऑफ मास। तो एक और चीज़ जो कंपाउंड में यहाँ पे आपको जानना होगा, एक तो कंपाउंड प्योर होता है, इट विल शो सिमिलर प्रॉपर्टीज थ्रू आउट, और इस कंपाउंड में एक से ज़्यादा किस्म के एटम्स होते हैं, और एक पर्टिकुलर कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं वो होते हैं फिक्स्ड रेशो बाय मास। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ये पॉइंट हम लिखना चाहेंगे। फर्दर, in a compound, the various elements are combined in fixed ratio by mass। ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी, जो वाटर में जो रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो है 1:8 इन टर्म्स ऑफ मास। ओके। एक और चीज़ कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो है, जैसे कि यहाँ पर मैं वाटर की ही बात करूँगा, ये कंपाउंड है, और अगर आप देखेंगे ये कंपाउंड किस किस का बना है, ये तो बना है हाइड्रोजन का और ये बना है ऑक्सीजन का। कंपाउंड की एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि ये प्रॉपर्टीज दिखाता है जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं उनसे डिफरेंट। कंपाउंड शोज द प्रॉपर्टीज डिफरेंट देन दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता होगा जो हाइड्रोजन है इट बर्न्स, और जो ऑक्सीजन है ये सपोर्ट करता है बर्निंग में, मगर जो वाटर है न ये बर्न ही होता है और न ये सपोर्ट करता है बर्निंग में। सो कंपाउंड की एक और प्रॉपर्टी जो मैंने अभी कहा कि ये प्रॉपर्टीज दिखाता है डिफरेंट देन दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है उन एलिमेंट्स से जिनका ये बना होता है। तो ये भी आप यहां पे याद रखिएगा। कंपाउंड also shows properties different than those of its constituent elements। तो ये थी कुछ अहम बातें कंपाउंड के बारे में कि कंपाउंड हम कैसे डिफाइन करते हैं या हम कंपाउंड को कैसे पहचान सकते हैं कि ये कंपाउंड है या नहीं। तो नाउ सी, मैं अब इसको रब करना चाहूँगा। तो अगर मैं यहाँ पे वाटर लिख रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं वाटर लिख रहा हूँ तो आपको पता है कि वाटर बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वाटर है ये थ्रू आउट सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, और आप देख रहे हैं कि ये, और आपको पता है कि ये बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जो भी प्योर मटेरियल एक से ज़्यादा एटम्स का बना होता है दैट इज़ कंपाउंड। सो वाटर इज़ ए कंपाउंड, हम इजीली पहचान सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे शुगर लिखूँ, अगर आप देखेंगे शुगर में जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं दैट इज़ सी, अगर इसकी फार्मूला आप देखेंगे C12H22O11, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो ये भी वो प्योर मटेरियल है जो एक से ज़्यादा किस्म के एटम्स का बना है। सो इट इज़ ऑल्सो ए कंपाउंड। तो अगर मैं सोडियम क्लोराइड लिखूँ यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड दैट इज़
NaCl, तो ये भी एक कंपाउंड है। तो ये जो तो अब हम या इसी तरह से एक और मैं लिखूंगा यहाँ पे मीथेन बना होता है कार्बन और हाइड्रोजन का, इसकी फार्मूला है CH4, सो ये भी एक कंपाउंड है। तो अब हम एटसेट्रा, तो अब हम इजीली पहचान सकते हैं कंपाउंड को। कंपाउंड एक वो प्योर मटेरियल होता है जिसमें एक से ज़्यादा किस्म के एटम्स होते हैं, और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने अभी आपको कहा। तो ईजिली हम इसको अब पहचान सकते हैं कि कंपाउंड ये कंपाउंड है, जैसे कि एक वाटर कंपाउंड है, शुगर एक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है, और मीथेन भी एक कंपाउंड है। अर्लियर जो भी ये कंपाउंड्स है इनको क्लासिफाई किया गया था। इनफैक्ट दीज कंपाउंड्स वर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। इनको इनफैक्ट 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, और ये क्लासिफिकेशन जो इन कंपाउंड्स की हुई थी, ये हुई थी इन 1780 में। तो फिर अब यहाँ से ही अब स्टार्ट करेंगे हम क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जो भी ये कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स इनको क्लासिफाई किया गया था पहले 2 ग्रुप्स में। इनको 2 ग्रुप्स में इनफैक्ट यहाँ पे डिवाइड किया गया था। एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरा जो ग्रुप था दैट वाज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो ये जो भी कंपाउंड्स है पहले इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये क्लासिफिकेशन हुई थी 1780 में। अब जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको कैसे डिफाइन किया गया था उस वक्त? ये जो कंपाउंड्स, जो भी कंपाउंड्स थे उस वक्त, ये 2 सोर्सेस से ऑब्टेन होते थे। या इनका सोर्स नेचुरल सोर्स था, या ये प्लांट्स या एनिमल्स से ऑब्टेन किए जाते थे, या ये मिनरल्स या रॉक से ऑब्टेन किए जाते थे। तो वो कंपाउंड्स जो हम लिविंग सोर्स से ऑब्टेन करते थे उनको नाम दिया गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो कंपाउंड्स हैं, जो मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दी है, उन कंपाउंड्स में से जो कंपाउंड्स लिविंग सोर्स से ऑब्टेन किए जाते थे उनको नाम दिया गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और वो कंपाउंड्स जो जो नॉन लिविंग सोर्स से ऑब्टेन किए जाते थे, लाइक मिनरल्स, लाइक रॉक्स, तो उनको नाम दिया गया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनका जो सोर्स था वो था नॉन लिविंग सोर्स। तो इस तरह से कंपाउंड्स को डिफाइन किया गया था। एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक था इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मगर ये अर्लियर क्लासिफिकेशन थी, या हम कहेंगे क्लासिकल क्लासिफिकेशन ऑफ दिस कंपाउंड्स। तो हम यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे पहले earlier the compounds were mainly classified into two groups. One is ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अब जो मैंने अभी कहा कि इस तरह से जो अर्लियर इनको डिफाइन किया गया था, कि इनको कैसे डिफाइन किया जाता था, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा
organic compounds. These are those compounds which were obtained from living sources. वो कंपाउंड्स जो लिविंग सोर्सेस से ऑब्टेन किए जाते थे उनको नाम दिया गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कंपाउंड्स हम लिविंग सोर्सेस से ऑब्टेन करते थे उनको नाम दिया गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. फॉर एग्जांपल हमारे पास हैं डाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. इसी तरह से ऑयल्स, इसी तरह से डाइज, ऑयल्स, अमाइनो एसिड्स, शुगर्स एटसेट्रा. ये वो कंपाउंड्स थे जो लिविंग सोर्स से ऑब्टेन किए गए थे. तो इन कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया था या कैटेगराइज किया गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. तो ये सभी कंपाउंड्स जो हम लिविंग सोर्स से ऑब्टेन करते थे उनको कहा गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो इसी तरह से नाउ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. Inorganic compounds. Number second, inorganic compounds. These are those compounds which were obtained from non-living sources like rocks, minerals, etc. तो वो कंपाउंड जो नॉन लिविंग सोर्स से ऑब्टेन किए गए थे उनको नाम दिया गया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. फॉर एग्जांपल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड एक एग्जांपल है इनऑर्गेनिक कंपाउंड की. इसी तरह से कॉपर सल्फेट ये भी एक एग्जांपल है एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड की. इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट एग्जांपल है इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, एटसेट्रा. तो वो कंपाउंड्स जो नॉन लिविंग सोर्सेस से ऑब्टेन किए गए थे उनको नाम दिया गया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड. नाउ जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं चूँकि ये हमें उस वक़्त सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलते थे तो उस वजह से चूँकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में से ही या लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन किए गए थे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो उस वक़्त एक थ्योरी दी गई थी बर्जीलियस ने कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है चूँकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही बनता है तो उसने कहा था कि एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक सुपर नेचुरल फोर्स होता है और वो सुपर नेचुरल फोर्स वो उसने कहा था वाइटल फोर्स, और वो वाइटल फोर्स नेसेसरी है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनाने के लिए. और ये जो नेचुरल फोर्स है सुपर नेचुरल फोर्स ये इंसान के इख्तियार में नहीं है. मतलब इंसान ऐसा फोर्स पैदा नहीं कर सकता है कि जिसकी वजह से वो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकता है. तो उसने उस वक्त एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी. नाउ वी विल सी दिस वाइटल फोर्स थ्योरी नाउ.
तो अब हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। क्योंकि हमने देखा कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे इन 1780 की बात हम कर रहे हैं, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से ऑब्टेन किए जाते थे? लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और बर्जीलियस ने कहा कि एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनमें एक सुपर नेचुरल फोर्स होता है, और वही सुपर नेचुरल फोर्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वहां पे सिंथेसाइज करता है। और ये जो सुपर नेचुरल फोर्स है, उसी फोर्स को उसने नाम दिया था, दैट इज कॉल्ड वाइटल फोर्स। तो एक थ्योरी दी गई थी दैट इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। तो उस थ्योरी के हिसाब से ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये सिर्फ सम सुपर नेचुरल फोर्स की वजह से ही बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और ये सुपर नेचुरल फोर्स जो है ये इंसान के इख्तियार में नहीं है। मतलब इंसान ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फिर नहीं बना सकता है। और ये माना गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं, ये सिर्फ बनते हैं बाय सम सुपर नेचुरल फोर्स, बाय सम मिस्टीरियस फोर्स, या जिसको हम बोलते हैं वाइटल फोर्स। तो एक थ्योरी दी गई थी दैट इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। तो उस वाइटल फोर्स थ्योरी के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ सिंथेसाइज होते हैं विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय सम सुपर नेचुरल फोर्स, दैट इज अ वाइटल फोर्स, एंड दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नेवर बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, ये माना गया था। तो जो ये थ्योरी है यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे पहले इस थ्योरी के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, according to vital force theory, organic compounds can be synthesized. Organic compounds can be synthesized within the living organism, by some super natural force which is called vital force, and these organic compounds cannot be synthesized in the laboratory। और ये कहा गया था अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में कभी भी नहीं बना सकते हैं। और ये जो थ्योरी थी, जो मैंने अभी कहा कि वाइटल फोर्स थ्योरी, ये दी थी बर्जीलियस ने। इनफैक्ट दिस थ्योरी वाज गिवन इन 1815 में। 1815 में ये थ्योरी दी गई थी। और इस थ्योरी के हिसाब से ये माना गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही बन सकते हैं बाय सम सुपर नेचुरल फोर्स, बाय सम वाइटल फोर्स, बाय सम अननोन फोर्स। और वो वाइटल फोर्स एक इंसान पैदा नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से वो ये कंपाउंड्स नहीं बना सकता है। मगर उसके बाद
एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था वोहलर, और उसने साबित कर दिया कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हम ये लेबॉर्ट्री में भी बना सकते हैं। तो अब हम फिर उसकी बात करेंगे कि कैसे कौन सा कंपाउंड जो था सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो लेबॉर्ट्री में बनाया गया, जो वोहलर ने बनाया है, उसी की बात हम करेंगे। नाउ आई विल रब दिस नाउ। तो नाउ जो वाइटल फोर्स थ्योरी के बाद जो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री में बनाया गया था वो बनाया था एफ वोहलर ने। इसने अमोनियम साइनेट को हीट किया, अमोनियम साइनेट NH4CNO, ammonium cyanide. On heating it rearranges and it forms the compound that is called urea. और ये जो यूरिया है इट इज टिपिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये जो अमोनियम साइनेट है इट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनफैक्ट सबसे पहले ये वोहलर ने दिखाया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबॉर्ट्री में भी बना सकते हैं, और सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था वो था यूरिया। सो इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये था इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में बनाया गया तो उस वक्त उसके बाद जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो अब रिजेक्ट हो गई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबॉर्ट्री में हरगिज़ नहीं बना सकते हैं। तो जब इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में बनाया तो जो वाइटल फोर्स थ्योरी है वो डिस्कार्ड हुई। इनफैक्ट इसके बाद और कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबॉर्ट्री में बनाए। तो फिर उसके बाद आज अगर आप देखेंगे वी आर सिंथेसाइजिंग इन्यूमरेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लेबॉर्ट्री। जो पहले जो मैंने अभी कहा कि यूरिया बनाया गया था, उसके बाद एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था, दैट वाज एसिटिक एसिड। यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा नाउ। तो जो इनफैक्ट यूरिया था, यूरिया जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये किसने बनाया था? एफ वोहलर ने। एंड इनफैक्ट दिस कंपाउंड वाज प्रिपेयर्ड, ये जो यूरिया है ये बनाया गया था इनफैक्ट इन 1828 में बनाया गया था। तो इसी तरह से एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था, दैट वाज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, और ये इनफैक्ट बनाया था कॉल्ब ने, दैट इज कॉल्ड इनफैक्ट हरमन कॉल्ब। ये बनाया था कॉल्ब ने, और ये बनाया गया था 1845 में। तो इसके बाद एक और कंपाउंड बनाया गया था, दैट वाज मीथेन, और ये बनाया था बर्थलॉट, इसने बनाया था। इनफैक्ट ये बनाया गया था इन 1856।
तो इस तरह से ये जब ये कंपाउंड्स बनाए गए थे लेबॉर्ट्री में, तो इस तरह से जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, जो वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जीलियस ने इनफैक्ट दी थी इन 1815, वो फिर पूरी रिजेक्ट हो गई। तो इस तरह से अब जो व्यू पॉइंट था इससे पहले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम सिर्फ लेबॉर्ट्री में ही, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही बनते हैं, इन्होंने साबित कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लेबॉर्ट्री में भी बना सकते हैं। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबॉर्ट्री में बनाए गए तो जो डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, फिर वो चेंज हो गई। नाउ जो मॉडर्न डेफिनेशन है फिर अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो क्या है, वो हम लिखना चाहेंगे यहाँ पे। modern definition of organic compounds. अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे डिफाइन करते हैं? इनफैक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं विच एसेंशियली कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ज़रूरी होता है। और कार्बन और हाइड्रोजन के बावजूद वो कंटेन कर सकते हैं दूसरे एलिमेंट्स भी, लाइक हेलोजनस, लाइक नाइट्रोजन, लाइक ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल यहाँ में पहले मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँगा। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस modern definition, organic compounds are those compounds which essentially contain carbon and hydrogen, which essentially contain carbon and hydrogen। जिस किसी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे कि मेरे पास है मीथेन, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, सो इट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट इज़ ईथीन। अगर आपको पता होगा, ये मैंने यहाँ पे, मैं फिर भी इनकी एग्जाम्पल्स लिखूंगा। ये है ईथीन, फिर ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिकॉज इट कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। सिमिलरली मैंने एक कंपाउंड ऐसे लिखा है, और अगर आप देखेंगे इसकी फार्मूला है C6H6, इसका नाम है बेंजीन। सो बेंजीन इज अगेन, इट इज़ बेंजीन, सो इट इज़ अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे डिफाइन करते हैं? ये वो कंपाउंड्स हैं विच एसेंशियली कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन ज़रूरी होता है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन है फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हाँ, अब कुछ कंपाउंड्स ऐसी भी हैं जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन होता ही है, मगर कार्बन और हाइड्रोजन के बावजूद और भी एलिमेंट्स होते हैं। पहले कार्बन और हाइड्रोजन ज़रूरी वहाँ पे होता है, और उसके बावजूद और एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हेलोजनस, नाइट्रोजन वगैरह। उनको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे डेफिनेशन में थोड़ा डेफिनेशन में ये पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच एसेंशियली कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन besides carbon and hydrogen they may contain, उनके पास हो सकता है, they may contain other elements like halogens, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एटसेट्रा। तो अगर हम
अब देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच एसेंशियली कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन जरूरी होता है. बिसाइड्स कार्बन और हाइड्रोजन के बावजूद दे मे कंटेन, उनके पास हो सकता है और एलिमेंट्स लाइक हेलोजन उनके पास हो सकता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एटसेट्रा. तो यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूँगा. एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा CH4, तो ये जो कंपाउंड है इसके पास है कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है ना. तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नाम क्या है, मीथेन. तो मीथेन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना. यहाँ पे एक और मैं कंपाउंड लिखूँगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नाम क्या है, ईथीन. तो ये भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज इट कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन. एक और कंपाउंड में यहाँ पे लिखूँगा CH3Cl. देखिए पहले तो कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए, वो यहाँ पे है, और इसके बावजूद Cl भी, हेलोजन भी है. तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड. मिथाइल क्लोराइड, ठीक है ना. तो एक और यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखना चाहूँगा इसी तरह से, CH3COCH3. ये मैंने, अगर आप ये भी देखेंगे, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी है, तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. इसका नाम है एसीटोन एटसेट्रा. तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन किया गया है. तो अगर मैं और एग्जांपल्स यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लिखूँगा, मैं अभी इसको रब करके यहाँ पे दिखाऊंगा. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें एसेंशियली कार्बन और हाइड्रोजन होगा, और कार्बन और हाइड्रोजन के बावजूद इनके पास और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं लाइक नाइट्रोजन, हेलोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड अदर एलिमेंट्स, ठीक है ना. नाउ सी द एग्जांपल्स ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा और एग्जांपल्स, ताकि आपको आप क्लियर हो जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. आप नाउ स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से. अगर आप देखेंगे मीथेन जो है, चलो हम फार्मूला से ही स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ताकि आप इजीली इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहचान पाएंगे. CH4, तो ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका नाम है मीथेन, ठीक है ना. एक और मैं लिखूंगा यहाँ पे C2H6. डेफिनेटली आपको ये इसका नाम पता होगा, इट इज ईथेन. सो ईथेन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बिकॉज इट कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन. एक और मैं लिखूंगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है ईथीन. ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. इसी तरह से मैं एक और लिखूंगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2. अगर आप ये देखेंगे, इट कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, सो इट इज अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसका नाम है प्रोपीन. प्रोपीन. यहाँ पे मैं एक और लिखूंगा, फिफ्थ वन, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका नाम है इथाइन. अगर आप ये देखेंगे, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास होना चाहिए कार्बन और हाइड्रोजन. और अगर कार्बन और हाइड्रोजन है पहले, तो उसके बावजूद और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं. तो ये भी क्या है फिर, इट इज अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड. सिक्स्थ वन CH3CH, इस तरह से, इट इज प्रोपाइन. तो ये भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड. इनफैक्ट अगर आप ये दो देखेंगे, मीथेन और इथेन, मैंने CH4, ये एक फैमिली के सिर्फ 2 मेंबर हैं, इसमें बहुत सारे मेंबर्स और भी हैं. इनफैक्ट ये बिलोंग करते हैं एक पूरी फैमिली के, जिनका नाम है अल्केन्स. तो उन सभी अल्केन्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा. तो अगर सभी अल्केन्स में कार्बन हाइड्रोजन है,
तो सभी अल्केन्स फिर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल दी थी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन है और यहाँ पे मगर एक डबल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के दरमियान, और यहाँ पर भी देखेंगे आप कार्बन और कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड होगा। तो ये भी एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको बोलते हैं अल्कीन्स। तो अगर आप देख रहे हैं कि इनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसका मतलब सभी अल्कीन्स में कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा, तो वो अल्कीन्स भी क्या है, फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इनफैक्ट इसी तरह से अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तो ये भी एक क्लास से बिलोंग करते हैं, दैट इज अल्काइन। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 मेंबर्स दिखाए हैं, अल्काइन्स बहुत सारे हैं, तो वो सभी क्या है, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ सी, इसी तरह से मैं यहाँ पे लिखूंगा एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए आप CH3OH। अगर आप देखेंगे यहाँ पर है कार्बन हाइड्रोजन और इसके बावजूद ऑक्सीजन भी है। इनफैक्ट इनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिथनॉल। तो मैंने सिर्फ एक मेंबर यहाँ पे दिखाया है। इनफैक्ट ये बिलोंग करता है एक फैमिली को बिलोंग करता है ये कंपाउंड, जिनको बोलते हैं हम अल्कोहल्स। तो सभी अल्कोहल्स फिर कंटेन करेंगे कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब उनका नंबर, कार्बन का नंबर कम ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन का नंबर, मगर एलिमेंट्स यही होंगे। तो फिर सभी अल्कोहल्स फिर क्या है, वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये फिर अल्कोहल्स की एक एग्जांपल है। तो इसी तरह से 8th वन CH3COCH3। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे कार्बन भी है, हाइड्रोजन, और इसके बावजूद ऑक्सीजन भी है, तो ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनको बोलते हैं, इसका नाम है एसीटोन और ये बिलोंग करता है एक फैमिली दैट इज कॉल्ड कीटोन्स। तो सभी कीटोन्स फिर क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसी तरह से एक और मैं लिखूंगा यहाँ पे CH3CHO, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। ये बिलोंग करता है एल्डिहाइड्स फैमिली से। तो फिर सभी एल्डिहाइड्स क्या है, फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसी तरह से आपने पढ़ा होगा CH3COH, ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। तो अगर ये एसिटिक एसिड है, ये बिलोंग करता है एक फैमिली से दैट इज कार्बोजाइलिक एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड। तो सभी कार्बोजाइलिक एसिड्स फिर क्या है, वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसी तरह से आप देखेंगे एसिड एनहाइड्राइड्स हैं, एस्टर्स हैं, एमाइन्स हैं, सो दे आर ऑल दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगर हम इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, इफ वी आर स्टडीइंग दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम डिफाइन कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? Organic chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of organic compounds. Now, अब हम इसकी definition लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the branch of chemistry which deals with organic compounds like alkanes, alkenes, alcohols, ketones, carboxylic acids,
esters, etc. The branch of chemistry which deals with organic compounds, which deals with study of organic compounds, like is called organic chemistry. तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करते हैं. तो इस तरह से हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अब यहाँ पे डिफाइन किया. नाउ जो भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बगैर जो भी कंपाउंड्स बचते हैं उनको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पहले मैं एग्जांपल दूंगा. नाउ क्योंकि मैंने अभी कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके पास कार्बन और हाइड्रोजन ज़रूरी होना चाहिए, और कार्बन और हाइड्रोजन के बावजूद और एलिमेंट्स लाइक हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो सकते हैं. अगर उन कंपाउंड्स को छोड़कर जो बाकी कंपाउंड्स बच जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैल्शियम ऑक्साइड, तो कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए ज़रूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास, तो न यहाँ पे कार्बन है और न हाइड्रोजन, सो इट इज़ नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड. जो अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है फिर ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. इसी तरह से NH3 अमोनिया, कार्बन का होना ज़रूरी है, कार्बन और हाइड्रोजन का, चलो यहाँ पे हाइड्रोजन है मगर कार्बन नहीं है, सो इट इज़ नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज़ अगेन इनऑर्गेनिक कंपाउंड. इसी तरह से H2SO4, तो इसके पास भी कार्बन नहीं है, तो कार्बन और हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, तो फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये क्या है फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड. इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या है फिर, कैल्शियम कार्बन है मगर हाइड्रोजन नहीं है, तो इट इज़ अगेन इनऑर्गेनिक कंपाउंड. तो इसी तरह से कॉपर सल्फेट 5 टाइम्स वाटर, अगर आप ये देखेंगे आप, कॉपर है, कार्बन नहीं है इसमें, तो अगर कार्बन नहीं है जो ज़रूरी होना चाहिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है. तो वो कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो वो ब्रांच केमिस्ट्री का जिसमें हम इन्हीं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है ना. तो अब हम यहाँ पे चलो मैं लिखना चाहूँगा, the compounds other than organic compounds, the compounds other than organic compounds, organic compounds के बगैर जो compounds बचते हैं, the compounds other than organic compounds are called inorganic compounds, are called inorganic compounds. And the branch of chemistry which deals with the study of inorganic compounds, like यहाँ पे मैं लिखूँगा कैल्शियम ऑक्साइड, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, H2SO4, NaCl, etc. And the branch of chemistry which deals with the study of inorganic compounds like this is called inorganic chemistry.
इसी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो इस तरह से हमने डिफाइन किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मगर जो भी यहाँ पे मैंने डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आपको बताई यहाँ पे, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, यहाँ पे आप कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे जो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, और वो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे वो भी यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। नाउ सी, तो अगर मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं CCl4, क्योंकि मैंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ज़रूरी होना चाहिए। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बावजूद और भी कोई एलिमेंट है फिर भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मगर सबसे पहले क्या होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कार्बन है मगर हाइड्रोजन नहीं है, तो एज पर द डेफिनेशन इट सीम्स ये फिर क्या लग रहा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। नाउ बट इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, मगर अगर आप CCl4 को देखेंगे इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, अगर आप CCl4 की इसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी रिजेंबल होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से, एंड दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरह से आप ऐसे कंपाउंड्स को जस्टिफाई कर सकते हैं। एज पर द डेफिनेशन इट शुड बी इनऑर्गेनिक बट इट इज ऑर्गेनिक, ठीक है ना। तो इसको आप जस्टिफाई कैसे करोगे, ऑन द बेस ऑफ प्रॉपर्टीज। और ये एक्सेप्शंस आप पाओगे, हर जगह ये एक्सेप्शंस होते हैं जो आप यहाँ पे याद रखोगे। तो इसी तरह से एक और कंपाउंड है, यहाँ पे एक में लिख रहा हूँ दूसरा कंपाउंड CS2। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास जरूरी होना चाहिए कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन है मगर हाइड्रोजन नहीं है। सो एज पर द डेफिनेशन इट अगेन सीम्स इनऑर्गेनिक बट इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज ऑर्गेनिक। यही रीजन है, फिर इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज रिजेंबल होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही, तो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ, और इसी तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी आप कुछ एक्सेप्शंस पाओगे। कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा होगा जिसमें कार्बन भी होगा, जिसमें हाइड्रोजन भी होगा, तो उस हिसाब से एज पर द डेफिनेशन दैट सीम्स दैट शुड बी ऑर्गेनिक, मगर वो इनऑर्गेनिक होगा। और ऐसे कंपाउंड्स को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, दैट कैन बी जस्टिफाइड कि वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक, उनको हम जस्टिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ प्रॉपर्टीज। जिस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जिस कैटेगरी से ज़्यादा मिलते हैं उसको उसी कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, या आप याद रखेंगे, कंपाउंड्स लाइक CCl4, CS2, etc. seem to be inorganic. Seem to be inorganic. Seem to be inorganic मेरे कहने का मतलब है as per the definition seem to be inorganic, but they are organic compounds because their maximum properties resemble with those of organic compounds। तो इस तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हैं एक्सेप्शंस। जो भी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखाई है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, आप पाओगे इसमें एक्सेप्शंस है, और वो एक्सेप्शंस आप एक्सप्लेन
करोगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जिससे ज़्यादा मिलती होंगी ऑर्गेनिक कंपाउंड से इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, उसको उसी में रखा गया है। तो ये था रिगार्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे मैं कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ कंपाउंड्स की कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। नाउ सी, डियर हमने यहाँ पे इनफैक्ट कुछ, अगर आप देखेंगे कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे अगर ये देखेंगे ये कंपाउंड इट कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, और कार्बन और हाइड्रोजन के बावजूद ऑक्सीजन भी है, तो फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनफैक्ट इट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इट इज़ ऑक्टाइल एसीटेट इसका नाम है। ये आप आगे पढ़ोगे कि कैसे नाम दिया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ये ऑक्टाइल एसीटेट जो है इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग फ्लेवर एंड स्मेल टू ऑरेंजेस। जो ऑरेंजेस का स्मेल होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ पे ऑरेंजेस का स्मेल और फ्लेवर देने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसी तरह से अगर आप एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे देखेंगे, it contains carbon hydrogen and besides carbon and hydrogen it also contains oxygen, so it is again organic compound। और ये organic compound जो है it is responsible for giving flavor and smell to apples। यहाँ पे मैं लिखूंगा एप्पल्स का स्मेल या फ्लेवर और इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से होता है। इसी तरह से एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज 3-methyl ब्यूटाइल एस्टेट। ये आप देख सकते हैं इट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज इट कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एंड बिसाइड्स कार्बन एंड हाइड्रोजन इट ऑल्सो कंटेन्स ऑक्सीजन। और ये जो है इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग सिमिलर फ्लेवर टू बनानाज। ये आप याद रखेंगे। और एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आप देखेंगे यहाँ पे CH3NH2 इट कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एंड बिसाइड्स कार्बन हाइड्रोजन ऑल्सो कंटेन्स नाइट्रोजन, सो इट्स अगेन इट इज़ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड और ये रेस्पॉन्सिबल है जो फिशेस में जो स्मेल है, राइप फिशेस का जो स्मेल है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग स्मेल टू फिशेस। इट इज़ क्लियर, दिस इज अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे आप एक और चीज़ याद रखेंगे, जो जनरली ये हैं, ये 3 मैंने यहाँ पे दिखाए, इनफैक्ट दे बिलोंग टू द क्लास दैट इज कॉल्ड एस्टर्स। और जनरली जो एस्टर्स होते हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग स्मेल और फ्लेवर टू द फ्रूट्स। तो ये आप यहाँ पे याद रखिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे पहचानोगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।